हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। आई होप यू परफेक्ट देयर एंटरिंग टाइटली स्टडी। आज का डाउट बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा मैक्सिमम बच्चों से, स्पेशली जो 2025 के बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो भी रिसेंटली एग्जाम्स आने वाले हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एटसेट्रा। इंग्लिश को आप कभी भी निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये आप सभी जानते हैं। आप चाहे प्रीलिम्स एग्जाम दोगे, मेंस दोगे, इंग्लिश तो आएगा ही आएगा। आईबीपीएस में भी और एसबीआई के एग्जाम्स में भी, और इवन आरआरबी में भी काफ़ी बच्चे इंग्लिश ऑप्ट करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पर ये जो स्टूडेंट है, इनका इंग्लिश काफ़ी बेकार था पहले। इनके जो नंबर थे वो प्री में सिर्फ 5 के आसपास ही आते थे, जो कि बिलो एवरेज मार्क्स में कहूँगा। लेकिन क्योंकि हमारी जो गाइडेंस होती है, हमारी जो वीडियोस होती है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है सभी बच्चों के लिए, और हमेशा आपने ऐसा बताया। तो जो समरी लिखने वाली अप्रोच मैंने आपको पहले बताई थी, वो इन्होंने फॉलो किया, और अब इनको द हिंदू न्यूज़पेपर भी काफ़ी आसान लगता है। अब यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कीजिए, अगर किसी स्टूडेंट को द हिंदू पेपर भी अब नॉर्मल लगता है रीडिंग करने में, यानी कि अब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है, और अब वो कॉम्प्रीहेंड आराम से कर पाता है। और मुझे जहाँ तक लगता है, अब इनके 5 नंबर जो पहले आते थे, आराम से अब इनके 18 प्लस नंबर आते होंगे, आराम से। और जो हमारी समरी वाली अप्रोच थी, अब बेसिकली समरी वाली अप्रोच है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं? काफ़ी बच्चे तो यहीं पे कंफ्यूज है कि सर ये समरी वाली अप्रोच क्या है जिससे इतना ज़्यादा चेंज इनको मिला है। और यहाँ पर ये हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के थे, ये इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के नहीं थे, और इनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा बेकार था, ये खुद इन्होंने बताया। और अब इनका इंग्लिश काफ़ी इंप्रूव हो चुका है। और ये जो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं या फिर जो डाउट्स होते हैं, वो सभी यूट्यूब से लिए जाते हैं, कमेंट सेक्शन से, हमारे वीडियोस से। तो हमने खुद पब्लिश नहीं किए होते, ये मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो डाउट है, अब ये मैं क्यों लेके आया हूँ? ये इसलिए मैं लेके आया हूँ क्योंकि देखिए, अभी आपका हाल फिलहाल आईबीपीएस पीओ का एग्जाम आ रहा है, जो कि अगस्त में होगा प्रीलिम्स, देन सितंबर में, अक्टूबर में मेंस होगा, एंड देन आईबीपीएस क्लर्क एटसेट्रा। अब इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट तो आप इग्नोर कर नहीं सकते। जब बात आती है इंग्लिश सेक्शन की, तो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, ये तो आपको टैकल करना ही पड़ेगा। और अगर आपका आईबीपीएस पीओ में प्री या फिर मेंस में इंग्लिश अच्छा नहीं हुआ, तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो अब करना क्या है, यहाँ पर बात ये आती है। तो आज हम बात करते हैं डूज एंड डोंट्स की, और ये सबके लिए अप्लाई होंगे, सबके लिए एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो या वो इंग्लिश मीडियम के हो। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। तो जब आप इंग्लिश की बात करते हैं फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो डोंट्स में क्या क्या आता है? पहले हम डोंट्स करते हैं, उसके बाद हम डूज पे आते हैं। तो डोंट्स में देखिए, सबसे पहली चीज़, कभी भी आपको अपना पूरा फोकस ग्रामर पे नहीं करना। ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है एक सिंगल अटेम्प्ट में, तो तो ग्रामर के पीछे भागना बंद कीजिए। ग्रामर के गिने चुने कुछ रूल्स अगर आपको करने हैं तो कर सकते हो, क्योंकि ग्रामर मात्र 10% होती है पूरी इंग्लिश की फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। और वो 10% में से भी काफ़ी बार 5, 7, 8% बच्चे वैसे ही सीख जाते हैं रीडिंग करने से, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी करना चाहो तो कुछ 50-100 रूल्स जो आपको अच्छे लगते हैं या फिर जो बहुत ही ट्रेंड में चल रहे हैं, वो आप कर सकते हो किसी भी टीचर से। सभी टीचर्स अच्छे होते हैं इंग्लिश के। तो ग्रामर के पीछे पहली बात नहीं भागना, अपनी अलग से एक ग्रामर की पब्लिकेशन आपको नहीं करनी। दूसरी चीज़, किसने भी बोला हो आपको कि आपको वोकैब करनी है डेली बेसिस की? काफ़ी सारे ऐसे टीचर्स भी हैं। देखिए, मैं डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी भी किसी टीचर को ना ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए। आप चाहे मुझे भी फॉलो कर रहे हो तो ब्लाइंडली फॉलो मत करो। हमेशा क्वेश्चन पूछो कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और अपने आप से पूछो कि सर जो बोल रहे हैं वो मैं करके देखता हूँ या फिर करके देखती हूँ 2-3 हफ्ते। अगर मुझे लगता है कि मेरे लिए एप्लीकेबल है या मुझे इससे बेनिफिट मिल रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखो। बेनिफिट नहीं मिल रहा तो वहीं रोक दो, कोई दूसरी अप्रोच आप शुरू करो, ठीक है? और वही होती है राइट अप्रोच आपकी। तो कई टीचर्स ऐसे हैं या फिर कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डेली बेसिस पे फालतू की 10 से 15 वोकैबलरी, 20 वोकैबलरी याद करवाते रहते हैं बच्चों को फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। मुझे लगता है वेस्ट ऑफ द टाइम है। इससे ज़्यादा टाइम खराब करने वाली चीज़ बनी ही नहीं है बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन में। बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी नहीं। डेली की सिर्फ एक वोकैब करनी होती है, और वो भी वो जो हम रीडिंग से करते हैं। और वो कैसे करनी होती है, ये मैंने इंग्लिश मैनिएक जो वीडियो बनाई है अभी रिसेंटली, उसमें मैंने कंप्लीट बताया है इन डिटेल, जाके देख सकते हैं। उसका पार्ट 1 हमने अभी अपलोड किया है, पार्ट 2 और 3 अब हम जल्दी ही अपलोड करने वाले हैं। तो सर्च कर लेना इंग्लिश मैनिएक बाय राइट अप्रोच, आपको दिख जाएगी। तो वो कैब के पीछे नहीं भागना, भागते रहोगे तो टाइम बर्बाद करोगे, सिलेक्शन होगा नहीं, नंबर कम आएंगे।
बस फिर बोलना कि सर बैंक के एग्ज़ाम तो टफ़ होते हैं, टफ़ नहीं होते, आपका अप्रोच ही नहीं मालूम। तीसरी चीज़, जो वीडियोज़ वगैरह होती है इंग्लिश की, वो देखना कृपया करके बंद कर दो। चाहे वो वीडियोज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए हो, ठीक है? चाहे वो वीडियोज़ आपकी एडिटोरियल के लिए ही क्यों ना हो, ये मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन है मेरी तरफ से। फिर भी करना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, रोक नहीं सकते। स्पेशली ये जो पार्ट है एडिटोरियल, ये क्यों नहीं करना चाहिए वीडियो से, मैं आपको लॉजिकली रीज़न देता हूँ। और प्लस कैसे हमारे स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिए हैं अभी आईबीपीएस पीओ में, एसबीआई पीओ में, आरआरबी पीओ में, ये सब अप्रोच ना फॉलो करते हुए। तो डोंट्स में ये तीनों चीज़ें आ जाती है। अगर ये तीनों चीज़ें आपने करनी बंद कर दी, ट्रस्ट मी, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप इंग्लिश विद इन 2 टू 3 मंथ्स अपनी डबल कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं उसको। अब ये जो बात थी कि वीडियोज़ की प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी इससे, और एडिटोरियल क्यों नहीं करना, पहले हम बात करते हैं एडिटोरियल क्यों नहीं करना होता। वीडियोज़ से एडिटोरियल क्यों नहीं करना, ये जान लो पहले आप। अब इस पे डिबेट मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप एक स्टूडेंट हैं, हम एक टीचर हैं, हमारे पास रिजल्ट्स हैं, आपके पास वो है नहीं। आप उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और हम करवा रहे हैं। तो जो आपके लिए इफ़ेक्टिव है, हम वही बताते हैं, जो इफ़ेक्टिव नहीं है, फिर भी आपको वो करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए, जब भी कोई टीचर, सपोज़ कोई एक्स टीचर, ये टीचर है, सपोज़ मैं ही कोई टीचर हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर शिव सर जो है भैया, वो एक टीचर है, जो कि है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा ट्विस्ट ये है कि ये इंग्लिश के टीचर है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा कोई भी सपोज़ चैनल है XYZ, यूट्यूब पे या कहीं भी, या मेरा कोई पेड कोर्स ही क्यों ना हो, अब मैंने यहाँ पर एडिटोरियल क्लासेस लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ से मैं कर क्या रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर टारगेट कर रहा हूँ उन बच्चों को जिनको इंग्लिश का एबीसी भी नहीं आता, ठीक है? जो इसके लिए अननोन है, जिनको कुछ नहीं पता, अज्ञानी लोग हैं, जिनको नहीं पता होता कि ही, शी, इट, दे क्या होता है, या सेंटेंस कैसे रीड करना होता है, कैसे समझना होता है। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ होती है, जो एकदम ही पैथेटिक लोग होते हैं ना, जिनका बैकग्राउंड या जिनका हाथ एकदम ही तंग होता है इंग्लिश में, या जो हिंदी मीडियम के होते हैं, इस तरीके के बच्चे, तो उनके लिए होता है। और वो भी एक लिमिट तक होता है, माने 2 से 3 महीने बस फॉलो करना होता है, ताकि आप वो फ्लो मेंटेन करना सीख जाएँ। अब एक टीचर जो होगा, वो क्या करेगा सबसे पहले इंग्लिश का, या कोई भी टीचर क्यों ना हो, स्पेशली इंग्लिश के लिए फॉर एडिटोरियल पार्ट, वो रिसर्च करेगा, ठीक है? रिसर्च करेगा। रिसर्च में क्या होता है, एडिटोरियल मैंने कोई ऑप्ट किया, ठीक है? अब वो एडिटोरियल मैंने पहले खुद रीड किया, और अब जबकि मैंने एडिटोरियल को रीड किया, तो रीड करने के बाद मैंने उसको पहले अंडरस्टैंड किया, समझा कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस टॉपिक पे बात कर रहा है। अब जब मैंने इसको अंडरस्टैंड किया, तो यहाँ पर ये जो टाइम था, ये मेरे एफर्ट का है, माय एफर्ट, क्योंकि मैंने ही रीड किया है, मैंने उसको समझा है। हालाँकि मैं आप लोगों से जल्दी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, बट फिर भी मेरा टाइम तो यहाँ पर कंज़्यूम हुआ है। एफर्ट किसका लगा है? मेरा एफर्ट लगा है। अब अंडरस्टैंड करने के बाद जो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि कौन-कौन से आर्टिकल या नाउन प्रोनाउन मुझे बच्चों को बताने हैं, या कौन-कौन से वोकैब मुझे बतानी है, मैंने उस पे फ़ोकस किया। तो यहाँ भी मेरा टाइम गया, ठीक है? माय टाइम, माय एफर्ट, एंड देन मैंने आपको वो चीज़ कॉम्प्रिहेंड की। कॉम्प्रिहेंड 2 तरीके की होती है, एक होती है वर्बल, एक होती है रिटन, ठीक है? एक होती है वर्बल, एक होती है रिटन, और रिटन में भी एक तरह की और आती है, एक होती है सब्जेक्टिव, लिखने वाली, और दूसरी होती है एमसीक्यूज़, बताने वाली ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है? जो कि आप एग्ज़ाम में करते हो अमूमन प्री और मेंस में। अब यहाँ पर जो पूरा एफर्ट लगा है, किसका लगा है? मेरा लगा है ना। आपने क्या किया? आपने तो सिर्फ़ वीडियो ओपन की, आपके सामने वीडियो पॉपअप हुई, आपने वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद आपने जो वीडियो थी वो प्ले कर दी। अब आप चाय पी रहे हो, बिस्किट खा रहे हो, टॉफ़ी खा रहे हो, और आप वीडियो देख रहे हो आराम से बिंदास होके। उसमें आपका एफर्ट क्या लग रहा है, बताओ मुझे? आप बस जो टीचर बता रहा है वही तो सुन रहे हो। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि जिस लेवल पे एक स्टूडेंट की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लेवल पे तो टीचर अपनी इंग्लिश इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। आपकी तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं रही। लॉजिकली देखा जाए तो, क्योंकि एफर्ट तो सारा उसी का जा रहा है ना। भाई 99% एफर्ट तो टीचर ही कर रहा है। 1% करके आप बोलते हो कि सर हमको 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं हो रही। कैसे होगी, आप खुद बताओ मुझे। क्या पॉसिबल है ये? नहीं है। इसलिए वो चीज़ नहीं करनी। अच्छा, वीडियो से प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी? देखो, वीडियो से प्रैक्टिस तब करनी है जब आप एकदम बिगिनर लेवल पे हो, और वो भी अगेन 2 से 3 महीने के लिए करनी है। उसके बाद खुद से करना सीखो, खुद से एनालाइज़ करो कि आपने कहाँ मिस्टेक किया। अगर सपोज़ मैंने कोई भी प्री एग्ज़ाम होता है, या फिर मेंस एग्ज़ाम होता है, या कोई मॉक होता है सपोज़, तो मॉक मैंने अटेम्प्ट किया इंग्लिश का, अब उस मॉक को मैंने सबमिट किया। अब सपोज़ करते हैं, मान के चलते हैं कि मेंस एग्ज़ाम है, मेंस में 40 क्वेश्चन आते हैं आईबीपीएस पीओ में।
40 मार्क्स के आते हैं, 35 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल के तौर पे 40 क्वेश्चन लेके चलते हैं। तो 40 क्वेश्चन में से मैंने अटेम्प्ट किए 25 क्वेश्चन, जिसमें से मेरे जो रॉन्ग हुए वो 5 रॉन्ग हुए और मेरे 20 सही हुए। अब यहाँ पर जब मैंने मॉक सबमिट किया तो 15 क्वेश्चन मेरे अभी तक अनअटेम्प्टेड थे, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया उनको। अब मैं कैसे एनालाइज करूंगा? सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन गलत हुए मैं उसको जाके एनालाइज करूंगा कि वो भाई गलती कहाँ पर होगी मेरी। अब गलती अगर वोकैब की है तो आपकी कोई गलती नहीं है, आपने बस ब्लंडर किया है, आपने अपना लक चेक किया कि क्या पता सही हो जाए कि नहीं हो जाए, या आपका इंट्यूशन ही गलत चले गया। वोकैब के क्वेश्चन को अवॉइड करना होता है गेस वर्क में। मैंने हमेशा बोला है, अगर 5 ऑप्शन आते हैं चाहे प्री हो या मेंस हो, 5 में से अगर किसी 2 में आप कंफ्यूज्ड हो तो वहाँ पर आप 50-50 का रिस्क ले सकते हो, लेकिन लेकिन वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी तक, सभी में नहीं। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा ऑप्शन आपके सामने है जो कि जिसमें आप कंफ्यूज्ड हो, अटेम्प्ट मत करो, गलत हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। अब जो 15 क्वेश्चन मेरे अटेम्प्ट नहीं हुए, क्या मैं उसको एनालाइज़ करूँगा? कर सकता हूँ अगर मेरे पास टाइम है। टाइम नहीं है तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एफर्ट एक बार जा चुका है और यही मेरी स्पीड है 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। ग्रेजुअली जब मैं रीडिंग करता रहूँगा तो मेरी स्पीड डेवलप होगी, तो 25 से मैं 35 पे भी आ जाऊँगा और फिर जो मेरे क्वेश्चन गलत और सही होने की टेंडेंसी है वो भी बढ़ेगी। उसके बाद मुझे और मौका मिलेगा कि मुझे अपनी गलतियों पे कहाँ पर काम करना है, ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियोज़ को हमेशा एक लिमिट तक रखो। अगर आप एक बिगिनर हो, आपको आइडिया नहीं है कि कैसे इंग्लिश आती है एग्ज़ाम में, कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन-कौन से क्वेश्चन्स आते हैं, तो आपके लिए वो एप्लीकेबल है। रीडिंग एडिटोरियल सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका हाथ एकदम तंग है इंग्लिश में, उनको इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता और वो अपनी प्रिपरेशन लाइक शुरू कर रहे हैं इंग्लिश की, और अब उनको एक तरह का ब्लूप्रिंट चाहिए या फिर उनको एक तरह का गाइडेंस चाहिए कि कैसे रीड करना होता है एडिटोरियल। और जैसे आप वो सीख जाओ 1-2-3 महीने में, टीचिंग की जो ये वीडियोस होती है एडिटोरियल पार्ट की स्पेशली, करना बंद कर दो। अब बात आती है डूज़ की। अभी तक हमने इनकी बात की पूरी, डोंट्स की, कि ग्रामर नहीं करनी आपको, वोकैब नहीं करनी और वीडियो सब नहीं करनी। अब बात आती है डूज़ की, ठीक है? डूज़ में क्या करना है? तो देखिए, सबसे पहले आपको रीडिंग खुद से करनी है। रीडिंग जो है एडिटोरियल पार्ट, वो आपको खुद से करना है हमेशा। और खुद से करना कैसे है ये आपको इंग्लिश मैनिएक वीडियो में जाके पता लग जाएगा। देख लेना, सर्च कर लेना। इंग्लिश मैनिएक बाय राइट अप्रोच, ये आपको यहाँ पर इन डिटेल पता लग जाएगा। एंड देन अब बात आती है कि ये तो रीडिंग की बात थी। अब इसके बाद आपको समरी भी लिखनी है। जब आप खुद से रीडिंग करोगे एडिटोरियल की, अब चाहे वो 1 या 2 एडिटोरियल हो सकते हैं, ये आपको डेली बेसिस पे करने हैं। यानी कि वीक में 5 से 6 दिन तो करना ही करना है एनी हाउ। और समरी कितनी लिखनी है? करीबन 50 से 100 वर्ड्स की समरी लिखनी है। बेशक से एडिटोरियल 500 वर्ड का हो, 1000 वर्ड का हो, मैटर नहीं करता। समरी आपकी सिर्फ लिमिटेड होनी चाहिए। अब उसके बाद जो बात आती है, रीडिंग हो गई, समरी होगी, अब इसके बाद क्या करना है? आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आप सेक्शनल लगा सकते हो इंग्लिश के, या फिर आप फुल भी लगा सकते हो। कोई भी कर लेना, दोनों में आपको बेनिफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। इतना कर लेना, दिस विल बी मोर देन सफिशिएंट टू फेच मैक्सिमम मार्क्स इन इंग्लिश सेक्शन। और ये जो स्टूडेंट हैं, जिनके पहले प्री में 5, 4 या सिंगल डिजिट में मार्क्स आते थे, इनकी तरह ही आपके मार्क्स भी जंप करेंगे और आप भी टॉपर्स में स्कोर करना शुरू कर दोगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी मैजिक स्टिक नहीं है जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रोवाइज़ करवा सके कम से कम टाइम में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करना होता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।